नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने की जमकर तारीफ। बोले, पीएम मोदी से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात। तो सऊदी अरब में पीएम मोदी का हुआ भव्य और खास स्वागत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की बड़ी मुश्किलें। विवादित टिप्पणी मामले में अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दुबे पर सर्वोच्च न्यायालय और सीजीआई की आलोचना के आरोप। पश्चिम बंगाल में हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करेगी सीएम ममता बनर्जी। मुर्शिदाबाद हिंसा का ओडिशा कनेक्शन आया सामने। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। दिल्ली में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन। ओवैसी समेत कई विपक्षी नेता शामिल। उपराष्ट्रपति बोले, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझाना होगा, वरना कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। म्यांमार की अरकान आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर की घुसपैठ। 10 किलोमीटर अंदर पहुंची आर्मी तो भड़की जमाते इस्लामी। राजनीतिक हलकों में मचा हड़कंप। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत में हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते में हुई प्रगति का स्वागत किया और ऊर्जा, रक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें महान नेता बताया। तो दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर पीएम मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं। यहां खास नजारा उस समय देखने को मिला जब पीएम मोदी के विमान के सऊदी हवाई क्षेत्र में पहुंचते ही उनका अलग तरह से स्वागत किया गया। जैसे ही पीएम मोदी का विमान सऊदी के आसमान में पहुंचा, रॉयल सऊदी वायुसेना के F-15 फाइटर जेट उनके साथ उसे सुरक्षा देते हुए उड़ान भरने लगे। सर, एक तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने जमकर तारीफ की है, दूसरी तरफ सऊदी अरब में भव्य स्वागत हुआ है। ऐसी क्या खास बात है पीएम मोदी में जो हर कोई दीवाना हो जाता है? देखिए, हर कोई दीवाना नहीं होता। हर कोई कहाँ दीवाना है? राहुल गांधी दीवाने नहीं हैं। एक तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आते हैं, जेडी वेंस, यहाँ पर वो दिखाते हैं कि उनके घर में क्रिश्चियनिटी और हिंदुत्व कैसे एक साथ चलता है। बेटा, उनका दोनों बच्चे हैं, वो भी अक्षरधाम टेम्पल पर जाते हैं तो वो पैजामा कुर्ता पहने होते हैं। उनकी वाइफ तो हिंदू ही है, हिंदुस्तान की ही है। लेकिन दूसरी तरफ उनके पॉलिटिकल जर्नी की बात करें कि जो हिंदुस्तान वो आए हैं, वो घूमने फिरने के लिए सिर्फ नहीं आए, वो एक परिचर्चा के लिए आए हैं कि जो हिंदुस्तान के विपक्ष में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टियां सवाल उठा रही है, ट्रम्प भारत के खिलाफ, यूएस और इंडिया के बीच चल रहा है टैरिफ वार। ये कोई टैरिफ वार नहीं चल रहा। ये जेडी वेंस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और सराहना कर रहे हैं। किस बात के लिए? कि पीएम मोदी एक महान नेता हैं और इनके साथ मुलाकात करना, हिंदुस्तान आना गौरव की बात है। वो पहले आधिकारिक यात्रा पर आए हैं उपराष्ट्रपति बनने के बाद। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच की करीबियां और फिर स्ट्रेटेजिक लेवल पर, उसके साथ साथ मिलिट्री लेवल पर और इकोनॉमिक फ्रंट पर, हर तरफ भारत और अमेरिका के बीच अपने अपने देश के इंटरेस्ट के लिए। ऐसा नहीं कह सकते कि अमेरिका के जो राजनेता हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, अमेरिका वो भारत सेंट्रिक नीति अपनाएगी। वो अपने इंटरेस्ट के लिए बात करेगी, हिंदुस्तान अपने इंटरेस्ट के लिए बात करेगा और दोनों के इंटरेस्ट जहां मिलेंगे उसी से जो प्रोडक्ट निकलेगा उसी को कहा जा सकता है कि किसी को बेहतर फायदा और किसी को छोटे मोटे नुकसान हो सकते हैं। और अमेरिका इतना जानता है कि भारत के साथ संबंध बढ़ाने से, बेहतर करने से भारत से ज्यादा फायदा अमेरिका को कैसे मिल सकता है। ये अब कोई छोटी मोटी ताकत नहीं, बड़ी महाशक्ति है और भारत की इस व्यवस्था को और पीएम मोदी के नेतृत्व को अमेरिका समझ रहा है, इसलिए इतनी बातें हो रही है। ट्रंप ने भी कहा था महान नेता, वाइस प्रेसिडेंट वहां के कह रहे हैं महान नेता, और राहुल गांधी अमेरिका में जाकर क्या कह रहे हैं? जो हर कोई दीवाने की बात हो रही है वो तो नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हिंदुस्तान में आकर सराहना किए जा रहे और भारत का एक नेता जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष, वो अमेरिका में जाकर दुष्प्रचार कर रहा है। देखो, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज हो चुका है, चुनाव आयोग है जो एक तरफा काम कर रही है, इसलिए हमारी सरकार बन गई, 3-3 राज्यों में सरकारें हैं,
विपक्ष की जीत हो रही है, शर्म भी नहीं आती है ये कहने में, जो कि 3-3 स्टेट में अपनी सरकार चला रहा है, कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, वहां पर कंप्रोमाइज नहीं हुआ। प्रियंका वाड्रा उपचुनाव में वायनाड से जीत कर आ गई, वहां कंप्रोमाइज नहीं हुआ। इसके 99 सांसद जीत कर आ गए, वहां कंप्रोमाइज नहीं हुआ। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, वहां चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करने लगा। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। और दूसरी तरफ ये मौलाना जो चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर पूरे हिंदुस्तान में हंगामा खड़ा किए हुए है, ये कह रहा है देखो भाई मोदी मुस्लिम विरोधी है, और इनके आका कहां बैठे हुए हैं? सऊदी अरबिया में। ये चारों तरफ तो सीधे सऊदी अरब की तरफ दिखता है, मक्का मदीना, ये वहीं से संचालित होते हैं। और वहीं सऊदी अरब जाकर पीएम मोदी ने इन लोगों को तमाचा जड़ा कि तुम वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर दुष्प्रचार कर रहे, हंगामा कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो कि पीएम मोदी मुस्लिम विरोधी है। और देखो जहां पर ये सऊदी काका तुम्हारे हैं, वहीं हम जाकर दिखाते हैं कि वो हमारा कैसा स्वागत करता है। और स्वागत हो गया। और MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान जिनको कहा जाता है, उन्होंने बताया कि ये हिंदुस्तान के मुसलमान जिस तरीके से हंगामा करके ये पिछड़े बने हुए हैं और हमारे यहाँ भीख मांगने के लिए चला आता है। पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के मुसलमानों की सबसे खराब स्थिति है, पाकिस्तान की तरह। ये लोग वहां पर हंगामा करेगा, वहां पर सही तरीके से शासन के साथ मिलकर काम नहीं करेगा, विकास की बातें नहीं करेगा, सिर्फ धर्म धर्म धर्म, हमारा मजहब चाहिए। तो पीएम मोदी ने एक साथ राहुल गांधी को, दूसरी तरफ ये पूरे मौलाना गैंग को एक एक तमाचा जड़ा है कि देखो एक काम दो तरीके से कैसे होता है, एक तीर से दो निशाना कैसे होता है। वाइस प्रेसिडेंट यहां आए हैं, लेकिन फिर भी एक दिन की मुलाकात, उसके बाद अपने काम पर लग गए। ऐसा नहीं कि 4 दिन तक अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं तो उनके पीछे पीछे प्रधानमंत्री भी घूमते रहे। ये कहा जाता है एक पॉलिटिशियन, ये कहा जाता है लीडर, और ये लीडरशिप पीएम मोदी ने दिखाई है। जी। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। दुबे ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय और CJI संजीव खन्ना की आलोचना की थी। इस मामले को न्यायमूर्ति B.R. गवई और ऑगस्टीन जज मसीह की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए लाया गया था, जिस पर कोर्ट ने सहमति जताई है। वकील ने पीठ को बताया कि दुबे ने कहा कि CJI देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है और उनकी टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सर्वोच्च न्यायालय के लिए अपमानजनक बातें कही जा रही हैं। वकील ने कहा कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है। इस मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तो तैयार हो गया, क्या वाकई में मुश्किलें बढ़ सकती हैं निशिकांत दुबे? कोई मुश्किल नहीं है, निशिकांत दुबे की मुश्किल है ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की मुश्किल है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करे। और ये जो वकील जाकर वहां जा रहे हैं, नरेंद्र मिश्रा ने याचिका दायर की थी, उसके बाद तनवीर हसन ने याचिका दायर की थी जो वक्फ बोर्ड पर मोहम्मद जावेद का वकील रहा है। इन लोगों को मिर्ची लग गई और इन्होंने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को कहा भाई अवमानना का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। तो अब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, उसके अनुसार 2 तरह के कोर्ट की अवमानना में सजा हो सकती है। पहले या तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खुद ही स्वतः संज्ञान ले, स्व प्रेरणा से स्वतः संज्ञान ले ले और उसको नोटिस जारी करे, भाई आपने ऐसा क्यों कहा, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलता है। ये तो हुआ नहीं, किसी जज ने नहीं बुलाया। अब दूसरा आधार यह है कि कोई इंडिविजुअल कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर सकता है कि कोई तीसरे पर्सन ने आपकी अवमानना की, कोर्ट की अवमानना की। भाई कोर्ट की अवमानना हुई है, तुम क्यों तड़प रहे हो, तुम क्यों छटपटा रहे हो? तो इसी के लिए व्यवस्था की गई है कि इसके लिए अनुमति लेना पड़ेगा आपको अटॉर्नी जनरल से या सॉलिसिटर जनरल से, AG या SG, इन दोनों से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। जब वो सहमत हो जाएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा। यही मामला आया। अब इन लोगों ने लेटर लिखा है AG को, SG को, उधर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, अनसुना कर दिया गया कि भाई ये मामला है, लोग बोल रहे हैं, अब कितने लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करोगे? ये निशिकांत दुबे ने सीधे CJI संजीव खन्ना को कह दिया तो समस्या हो रही है। और ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में बैठी हुई कह दी थी टीचर भर्ती घोटाला, इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला का हम समर्थन नहीं करते, बहुत घटिया फैसला है, नहीं मानेंगे। हाँ। ये नहीं मानेंगे हम। ये नहीं मानने की बात, 2 तरह का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, ये सिविल सूट होता है और दूसरा होता है
एक क्रिमिनल सूट, जैसे निशिकांत दुबे का मामला है, ये क्रिमिनल सूट में आता है, आपराधिक मामला, क्योंकि इन्होंने आलोचना की है सीजेआई संजीव खन्ना की। और जो सिविल सूट होता है उसमें कोर्ट के किसी फैसले को मानने से मना करना, यह भी अब मानना है। तो सिविल सूट में ये अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सरकार का कोर्ट का फैसला आ गया और आपने मानने से इनकार कर दिया। तो ये ममता बनर्जी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए क्यों नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्यों नहीं किया? या फिर ऐसे कई मामले हैं जो विपक्ष की सरकारें करती रही है। ये राहुल गांधी बोला है कई बार, कोर्ट, जज सब कंप्रोमाइज हो गए, संवैधानिक संस्थाएं कंप्रोमाइज हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के दबाव में आ जाती है। ये सारे विपक्ष के लोग बैठकर बोलता है जब कोई फैसला सरकार के समर्थन में आता है। तो कितने लोगों पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज करोगे? तो निशिकांत दुबे को कुछ नहीं होने वाला है। ये सब सुनवाई के लिए, जैसे जस्टिस बी आर गवई जो आगे सीजेआई बनने वाले हैं, जब इनसे बार बार वकील ने कहा मिलोड कुछ कीजिए, ये सोशल मीडिया से इनके सारे वीडियो हटा दीजिए कम से कम, क्योंकि एजी एसजी तो कोई सहमति दे नहीं रहे हैं। तो उन्होंने सीधे कह दिया मेरी अनुमति की जरूरत नहीं है, तुम्हें याचिका दायर करो, सुनवाई अगले बार फिर होगी। अगर एजी एसजी ने अनुमति नहीं दी तो अगले बार भी आगे का डेट मिल जाएगा, क्योंकि ये मामला कोर्ट के संज्ञान का नहीं है, याचिका का है, और इसमें अनुमति लेनी है तो लेनी है। इसलिए बी आर गवई इस बात को समझ रहे हैं कि अगर एक को इस तरह के मामलों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा दे दिए, 6 महीना कोई बहुत बड़ी सजा नहीं है, डांट फटकार भी लगा दिए, 2000 जुर्माना भी लगा दिए, अगर ऐसे ही डांट कर छोड़ दिए, फिर भी ये सवाल तो उठेगा कि ये लोग जो बैठा हुआ है, ये जो पूरा वक्फ गैंग है जो कोर्ट की आलोचना कर रहा है, कोर्ट पर दबाव बना रहा है, फैसला आने से पहले उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं? उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। कोर्ट कहती है कि नहीं भाई प्रदर्शन नहीं करो, तुम प्रदर्शन करते हो, धमकियां देते हो। तो इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट में इस बात की चर्चा है और दबाव में ये लोग भी हैं कि कब तक मनमानी फैसला लेते रहेंगे। कभी ना कभी तो हमको संचालित होना पड़ेगा उस कानून से, संविधान से। इसलिए निशिकांत दुबे को कुछ नहीं होगा, वो निश्चिंत हैं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी नए नए खुलासे वो करते जा रहे हैं। जी। इस खबर में बात बंगाल की। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में भड़के हिंसा के बाद सियासी घमासान जारी है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मिदनापुर में एक सरकारी कार्यक्रम में कहा कि मैं मई के पहले सप्ताह में मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करूंगी। इससे पहले सीएम ने हिंसा के लिए बीजेपी और आरएसएस को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया था। हिंसा के मामले की जांच की जा रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने ओडिशा पुलिस की मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारसुगुड़ा जिले से जियाउल शेख के 2 बेटों को गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वो मुर्शिदाबाद के जाफराबाद में पिछले दिनों हुई हिंसा के दौरान पिता पुत्र की हत्या के मुख्य संदिग्धों में से एक है। मामले में एक्शन तो जारी है, जांच भी चल रही है, लेकिन अब अचानक से ममता बनर्जी को क्या हुआ, तैयार कैसे हो गई दौरा करने के लिए? देखिए तैयार कहाँ हुई है, ये मई में जाएंगी, पहले सप्ताह में मामला शांत होगा, ये अपना फॉर्मेलिटी अदा कर रही है। ये कौन सी मुख्यमंत्री है भाई जो कि इंतजार कर रही है कि अगली बार कोई और ऐसे ही कार्रवाई हो जाए, ऐसे ही दंगा फसाद हो जाए, तब तक हम इंतजार करते रहेंगे, जाएंगे नहीं। अगर ऐसा मामला है, मुख्यमंत्री को तो वहां कैंप लगा के बैठना चाहिए अधिकारियों के साथ। ममता बनर्जी के पास ऐसा कौन सा काम है कि मुर्शिदाबाद में 4 दिन रुक नहीं सकती? अगर कोर्ट बार बार, कलकत्ता हाई कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां भी तैनात रहेगी और आपकी पुलिस पर भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री को सीधे जाना चाहिए, वहां 4 दिन कैंप में रहो और डीआईजी, आईजी, डीजीपी सबको बुलाओ और अपने पुलिस वालों को वहां पर पेट्रोलिंग करवाओ, जल्दी से गिरफ्तारी करवाओ। ये उड़ीसा का कनेक्शन, ये झारखंड का कनेक्शन, ये बांग्लादेश का कनेक्शन या फिर पाकिस्तान का कनेक्शन, ये सारे कनेक्शन तो एक ही ओर इशारा करता है कि हिंदुस्तान में कोई भी मुस्लिम संगठन प्रदर्शन करेगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई भी मुस्लिम संगठन दंगा करेगा, चाहे पीएफआई हो या पहले सिम्मी था या फिर एसडीपीआई हो या फिर ये जमात वाले हो, जमीयत उलेमा हिंद हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये सारे कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक ब्रदरहुड की भावना से ग्रसित है और इन लोगों को पूरे दुनिया के मुस्लिम संगठनों का समर्थन कहीं न कहीं से मिलता है और सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से
और इसलिए ये तो कनेक्शन चलता रहेगा, एक्शन होता रहेगा। ममता बनर्जी को यह तय करना चाहिए कि मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में वो किसके तरफ है। ये नहीं चलेगा कि आप बीच बीच का रास्ता अपनाते हुए लोगों को बेवकूफ बनाओ। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। यही बात होती है जब हिंदुस्तान में चल रहा है एक वैचारिक युद्ध। राहुल गांधी कहता है यह विचारधारा की लड़ाई है, तो इस विचारधारा की लड़ाई में आप किस विचारधारा के साथ हो? ये इस्लामिक जिहादी विचारधारा के साथ या फिर सनातन संस्कृति के साथ, जो कि हमेशा से सामंजस्य बिठाकर समरसता की भावना पैदा करता है। कितने हिंदू प्रदर्शन के दौरान ऐसे घर जलाए जा रहे हैं जो हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहा है। इतने तुम लोगों ने हिंदुओं देवी देवताओं हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला, फिर भी अभी तक संसद के अंदर कानूनी तरीके से एफआईआर दर्ज करके कोर्ट में जाकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन हो, अलग बात है। लेकिन ये मानसिकता, जिहादी मानसिकता, प्रदर्शन कर रहे हैं, बीच में हिंदुओं का दुकान लूट लिया, घर लूट लिया, घर जला दिया, मर्डर कर दिया, तो ममता बनर्जी को यह तय करना पड़ेगा कि वो किसके साथ है। ये बीच बीच के रास्ते पे जो चल रही है, ये अभी चुनाव आने वाला है इसलिए थोड़ी बहुत एक्टिव भी है। चुनाव आने वाला नहीं होता तो ये तो हिंदुओं के हत्या के ऊपर दो आंसू नहीं बहाती, बात नहीं करती। इसलिए अभी चुनाव के समय में ये तय होगा कि ममता बनर्जी का बंगाल इस बार वहां के हिंदू ममता बनर्जी जैसे धूर्त लोगों के साथ है या फिर वो अपने समर्थक और अपने अनुसार चलने वाली सरकार तय करते हैं। जी। और अब बात वक्फ कानून की। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया। वक्फ बचाओ अभियान के तहत ताल कटोरा स्टेडियम में यह प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में जमाते इस्लामी, हिंद समेत कई मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि पहुंचे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। बैठक में वक्फ कानून के खिलाफ आगे की कानूनी लड़ाई पर विचार की गई। इधर वक्फ कानून के विरोध के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति बोले कि लोकतंत्र में संविधान को चुनौती स्वीकार नहीं, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझाना होगा। अगर नहीं समझे तो कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। ये किसको चेतावनी दे रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? देखिए, उपराष्ट्रपति तो इस समय खुलकर सबको चेतावनी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं कर सकता है कि संविधान क्या है, संविधान की व्यवस्थाएं क्या है। संसद से संविधान बनता है, सुरक्षा भी संसद से ही होगा, ये आप तय नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत सही सवाल उठाए। ये लोगों को समझना चाहिए कि ये सवाल क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जजों के विचार होते हैं या फिर कानूनी प्रावधान होते हैं। इसी बात पर उन्होंने कहा कि कैसे होता है ये। कभी आप कहते हो कि संविधान की उद्देशिका, प्रेम्बल जिसको कहते हैं, वो संविधान का हिस्सा ही नहीं है। गोलानाथ बनाम भारत सरकार मामले में कहा। फिर जैसे ही केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार का मामला आया, आपने ही कह दिया नहीं संविधान का हिस्सा है प्रियम्बल, और उसमें संशोधन की बात कभी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कभी नहीं है। तो ये विचार है। 4 जज को क्या दिखता है, 5वें जज को क्या दिखता है, उसमें से 3 जज को क्या दिखा पहले, 6 जजों के बेंच, 7 जजों के बेंच में क्या हुआ। तो इसलिए प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मत बनो, व्याख्या करो, कुछ चीजें परिवर्तन करने की कोशिश करो, लेकिन संसद सुप्रीम होगा, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं होगा। उसी तरह इन लोगों को भी चेतावनी दे रहे हैं कि भाई तुम लोग प्रदर्शन करो, हंगामा करो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि संसद से कानून बना है तो वो लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। थोड़े बहुत चेंज फेंज करने की बात होगी, फिर से नया कानून ले आएंगे। कौन सा अमेंडमेंट में दिक्कत होती है? जब कांग्रेस की सरकार है 1995 में अमेंडमेंट ला सकती है, 2013 में अमेंडमेंट ला सकती है, वक्त में उसको हार्ड कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 बार अमेंडमेंट नहीं ला सकती। हर बार सुप्रीम कोर्ट जाओ और दिखाओ कि कैसे इसको खारिज करवा सकते हो। तो इसलिए ये लोग चीख चिल्ला रहा है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से रहो, प्रदर्शन करो, प्रोटेस्ट करो, जहर मत उगलो। जहर उगल रहे हो, हिंसा होगा, समस्याएं आएगी, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार तुम ही होगे। और ये इशारा कर रहे हैं कि अभी ज्यादातर राज्यों में सरकारें जो है वो तुम्हारे इलाज के लिए तैयार है, कड़वी दवा तो पिलानी ही पड़ेगी। अगर इधर से उधर हुए तो फिर उसके बाद सत्ता जानती है कि हमें इसका इलाज कैसे करना है। जी।
आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। म्यांमार के जातीय उग्रवादी संगठन अराकान आर्मी से जुड़ी एक खबर ने बांग्लादेश के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि म्यांमार के सैन्य शासन से जंग करके रखाइन प्रांत पर कब्जा करने वाली अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के 10 किलोमीटर अंदर आकर एक समारोह में भाग लिया। इस दौरान उसे बांग्लादेशी सेना से किसी तरह के प्रतिरोध का सामना भी नहीं करना पड़ा। अराकान आर्मी की इस घुसपैठ की बांग्लादेश की जमाते इस्लामी ने कड़ी निंदा की है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब बांग्लादेशी सेना ने अमेरिका योजना के तहत म्यांमार में अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। ये कैसी स्थिति देखने को मिल रही है बांग्लादेश में, आखिर चल क्या रहा है? बांग्लादेश में वही चल रहा है कि खुद को बर्बाद करने के कगार पर आ गया है। ये ऐसे जमात वाले लोग कड़ी निंदा ही कर सकता है, ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अराकान आर्मी का जो नहीं बिगाड़ सकते, वो उसको सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है तुम्हारे साथ। लेकिन फिर भी ये ऐसे मूढ़ प्रवृत्ति के लोग हैं जिसको लगता है कि हम हाथी से टकराकर सुरक्षित बच जाएंगे। हिंदुस्तान से टकराव मोल ले रहा है, हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी मोल ले रहा है और हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है। पिछले दिनों भी हत्या कर दिया। तो जो विवाद बांग्लादेश में पैदा हुआ है और जिस लिए पैदा हुआ है, यानी कि और कट्टर इस्लामिक शासन, इन लोगों की समस्या क्या है? और कट्टर इस्लामिक शासन ये ऐसी समस्या है जो सीरिया पैदा करता है, जो अफगानिस्तान पैदा करता है, जो पाकिस्तान में विस्फोट करवाता है और जो बांग्लादेश का सर्वनाश करवाता है। ये स्थितियां पैदा हो गई है। पहले इस्लामिक स्टेट बनेगा, उसके बाद ये तय करेगा कि नहीं ये सामान्य है और कठोर शरिया कानून लगाना चाहिए। ये महिलाएं कैसे ऐसे घूम रही है, इसको बुर्का पहन के ही जाना चाहिए, इसको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। कठोर शरिया कानून लगाओ, इनका तो कोई अधिकार ही नहीं है। ये दूसरे धर्म के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, उनको तो बाहर भगा दो। यहाँ कोई मस्जिद के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, कोई दूसरे रिलीजियस प्लेसेस। तो ये कट्टरता जो इसका है वो धीरे धीरे बढ़ता है और फिर वही भस्मासुर बनता है। सीरिया में यही हो रहा है, अफगानिस्तान में यही हुआ, तालिबान शासन के समय से लगातार चलते रहा। ये पाकिस्तान जो आतंकियों को संरक्षण देता है वहां यही होता है और कट्टरता के मांग पर विस्फोट कर देता है, आपस में लड़ता है। बांग्लादेश में भी यही हो रहा है और जब कमजोर होता है तो फिर उसके बाद आसपास से नोचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसी तरीके से अब अराकान आर्मी भी बांग्लादेश में घुस रही है और पहले भी ऐसे भी म्यांमार और बांग्लादेश के साथ समस्या है। म्यांमार में जब ये रोहिंग्याओं को भगाया गया था तो अभी रोहिंग्या का सबसे बड़ा कैंप तो बांग्लादेश में ही है। तो पहले से भी टसन चल रहा है, वो वापस म्यांमार लाने के लिए तैयार नहीं है कि तुम्हारे रोहिंग्याओं को हम कैसे लें। भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बैठे हुए हैं इसको वापसी की संभावना खत्म हो रही है, बांग्लादेश को तो हम भेजेंगे ही। तो जो स्थिति बांग्लादेश ने पैदा की है वो खुद के लिए पैदा की है, अब उसी की सजा भुगतेगा और जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा वैसे वैसे बांग्लादेश के और भी टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।